चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से लेकर 344 तक जो भारत में, या समझ लो कि मगध पर शासन किसका रहा, तो शिशुनाग वंश का रहा। हुआ क्या कि इससे पहले जो हर्यक वंश था, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जो उदयन के 3 पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, जुल्म की हर पराकाष्ठा को पार कर दिया। जनता पे भारी भरकम टैक्स बड़ा कारण होता था राजाओं के साम्राज्य को खोने का। दूसरी बात, जो पिछला हर्यक वंश था उसे पितृहंता वंश कहा जाता था। क्यों? बिंदुसार की हत्या अजातशत्रु की हत्या उदयन ने, ये सारा कुछ कांड भी हो रखा था। तो उन सब को हटाकर उस समय के लोगों ने शिशुनाग, जो कि एक आत्मीय व्यक्ति था, एक आत्मीय व्यक्ति था, उसे शासक बनाया। शिशुनाग ने सबसे पहले क्या की, तो राजधानी को जो पाटलिपुत्र चले गई थी, उसे कहाँ पर लाया बेटा, उसे लाया वैशाली। राजधानी कहाँ लाया, वैशाली लाया। कुछ समय तक वहाँ शासन किया। वहाँ शासन करने के बाद इसका एक पुत्र होता है, शिशुनाग का जो पुत्र होता है वो सत्ता पर बैठता है और उसका नाम है कालाशोक। उसका नाम था कालाशोक। इसे इतिहास में काकवर्ण भी कहा गया है, काकवर्ण भी कहा जाता था। काकवर्ण मतलब उनका रंग क्या था, थोड़ा काला होगा, तो उन्हें कालाशोक संज्ञा दी गई और क्या दिया गया, काकवर्ण भी कहा गया। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि इसने राजधानी को पुनः विस्थापित किया, और राजधानी को विस्थापित करने के बाद पुनः कहाँ ले गए, तो पाटलिपुत्र। राजधानी का ट्रांसफर समझो। हर्यक वंश में बिंदुसार के समय राजधानी कहां पर हुआ करती थी, अजातशत्रु के समय गिरिव्रज, राजगिरी। उदयन कहां ले गया, पहले पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद वापस राजधानी कहां आई, वैशाली, और वैशाली के बाद वापस कहां गई, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो राजधानी को गिरिव्रज से पहली बार पाटलिपुत्र ले गया उदयन से राजधानी, जो मगध की राजधानी, वो शिशुनाग ने कहां लाई, वैशाली के बाद कालाशोक ने फिर कहां ले आया उसको, पाटलिपुत्र लाने के बाद सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने लाने से पहले ही वैशाली में, कहां पर, वैशाली में किसने, कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में क्या कराई थी बेटा, तो द्वितीय बौद्ध संगति। क्या कराई थी, द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। कौन सी संगति, द्वितीय बौद्ध संगति कराई थी। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास कहानी किसकी है, कालाशोक की। कालाशोक के बाद जो इस वंश का अंतिम शासक हुआ उसका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था उसका, नंदीवर्धन। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास शिशुनाग के बारे में पढ़ लेना। इस वंश का अंतिम शासक, ऐसे कर सकते हो कि इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो वो हुआ नंदीवर्धन। कौन हुआ बेटा, नंदीवर्धन हुआ। नंदीवर्धन की हत्या जो है वो महापद्म नंद ने कर दी। महापद्म नंद जो था उसको एक शूद्र स्त्री से पैदा हुआ माना गया था, वो क्षत्रिय कुल का नहीं था। लेकिन महापद्म नंद एक ऐसा राजा जिसके बारे में इतिहास में बहुत कम बात की जाती है। आप लोग जानते हो कि कलिंग को विजय करने पे अशोक के पसीने छूट गए थे। कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म अपना लिया, युद्ध का मार्ग छोड़ दिया। लेकिन उस कलिंग को अशोक से पहले जीतने वाला जो शासक था वो महापद्म नंद था। ठीक है, तो नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी, महापद्म नंद ने। और आगे जाकर किसकी स्थापना की बेटा, तो नंदवन की स्थापना की। तो ये डाटा आपको साथ में लिखना पड़ेगा बेटा, बताए तब मिलेगा नहीं है, क्योंकि ये स्लाइड पर है, यहाँ से QR कॉपी नहीं होता है, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए इसके आगे जाकर मगध की राजगद्दी पर 344 से लेकर 322 तक, 344 से
322 तक अब शासन रहा। अब शासन रहा किसका? तो नंद वंश का। किसका रहा बेटा? नंद वंश का। नंद वंश का। अगर पूछेगा सर इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक बताओगे महापदम नंद। कौन थे संस्थापक उसके? महापदम नंद थे। क्लियर है ये? महापदम नंद अपने समय के बहुत प्रसिद्ध और बलवान शासक थे। बलवान शासक कह सकते हो कि इनके पास उस समय मगध की सबसे बड़ी सेना थी, या मगध साम्राज्य उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी। उपाधि का नाम क्या था बेटा? एकारट। क्या नाम था उसका? एकारट। एकारट मतलब सर एक प्रकार से सम्राट कि इनके आसपास रहने वाला कोई नहीं। महापदम नंद ने कलिंग को सर्वप्रथम जीतने वाला जो शासक था वो कौन था? महापदम नंद। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी अगर हम जानकारी के बारे में बात करें तो कलिंग नरेश, आगे चलकर एक राजा हुए कलिंग नरेश, उनका नाम है खारवेल। क्या नाम था उनका? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, कहां से बेटा? कलिंग नरेश के हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि एक समय में अशोक से पहले भी कलिंग को जीतने वाला अगर कोई शासक था तो वो कौन था? महापदम नंद था। ठीक। महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, वो समकालीन थे। किसके? तो महापदम नंद के। जब महापदम नंद की मृत्यु हुई और उसका बेटा धनानंद जब राजगद्दी पर बैठा, तो उस समय नंद वंश जो है, मगध साम्राज्य जो है, उस समय सबसे पावरफुल सत्ता थी, सबसे पावरफुल। इतनी बड़ी सेना पूरे भारत में किसी राजा के पास नहीं थी। इतनी बड़ी सेना पूरे भारत में किसी राजा के पास नहीं थी। उसके पास लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घोड़े, 3 से लेकर 6,000 हाथी, इतनी बड़ी सेना थी जो उस समय की सबसे बड़ी सेनाओं में शुमार थी। इसी का घमंड था धनानंद को। जब आचार्य चाणक्य उसे सचेत करने गए कि उत्तर पूर्व में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, राजन सचेत हो जाइए, तो वो क्या किया? उठाया और फिकवा दिया बाहर। किसको? आचार्य चाणक्य को। तो आचार्य चाणक्य फिर क्या बोले कि धनानंद शिक्षक साधारण नहीं होता, सृजन और विनाश जो है उसकी गोद में खेलते हैं। ये बोलकर वो निकल गए और बोले कि मैं जब तक तेरा विनाश नहीं देख लूंगा तब तक अपनी शिखाएं नहीं खोलूंगा। ये कहना किसका था? आचार्य चाणक्य का। फिर वो किसके पास चले गए? चंद्रगुप्त मौर्य के पास गए। चंद्रगुप्त मौर्य को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद आगे चलकर उसे क्या बनाया? तो मगध का साम्राज्य बनाया, जिन्होंने एक नए वंश की नींव रखी, मौर्य वंश की नींव रखी। लेकिन जब अभी चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे नहीं थे, समय किसका था? धनानंद का था। तो धनानंद के समय में जो सबसे खतरनाक आदमी कौन था? सिकंदर। वो उसका भारत पर क्या हुआ? आक्रमण हुआ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धनानंद, और धनानंद के साथ क्या पढ़ेंगे? सिकंदर पर भारत का आक्रमण, उसको देखेंगे। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? भारत के इस हिस्से पर सबसे पावरफुल जो सेना थी, सबसे पावरफुल जो सेना थी यहां मगध की, बताया था ना कितने? तो 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घोड़े, 6,000 हाथी, यहां पर इतने हाथी, यहां इतने घोड़े, जो सबसे बड़ी सेना थी। और यहां पर सम्राट उस समय 322 ईस्वी में किसका था? 322 ईस्वी में धनानंद का।
धनानंद, जो कि नंद वंश का शासक था महापद्म नंद के बाद पास। यहां पर पंजाब वाले एरिया में था बेटा पोरस। कौन था? पोरस। और इसके ऊपर जो साम्राज्य था वो राजा आम्भी का था। किसका था? आम्भी का था। इधर हमारे पास एरिया था यूनान का। किसका था? यूनान का था। वहां पर एक एरिया था मैसिडोनिया। क्या नाम था? मैसिडोनिया। अब इतिहास में सर कई सारे इतिहासकार हुए, जैसे हमारे पास एक हुए हेरोडोटस, जिन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने भारत को लिख रहा था कि भारत बहुत ही धन संपदा, बहुत पैसे वाला राज्य है। अगर किसी को दुनिया जीतनी है तो उसको भारत जीतना होगा। अगर वो भारत जीत लिया तो समझ लो वो विश्व विजेता का खिताब ले सकता है। हेरोडोटस से कहानियां उसकी आगे बढ़ने लगी। प्लेटो के बाद एरिस्टोटल कहा गया। आगे जाकर यहां पर एक एरिया था मैसिडोनिया। मैसिडोनिया का एक क्षेत्रपक था, जिनका नाम था फिलिप द्वितीय। क्या नाम था उसका? फिलिप द्वितीय। ये टेक्स्ट बहुत मोटे तो नहीं हो रहे हैं ना कि पतले वाले से लिखूं? चलेगा ये? ठीक है। तो वहां का एक क्षेत्रपक था जो सेनापति या राजा के तुल्य होता है, फिलिप द्वितीय था। इसका पुत्र लगभग 356 ईसा पूर्व में बीसी में जन्म हुआ, जिसका नाम था एलेक्स। जिसका नाम क्या था जी? अलेक्जेंडर। इसी को भारत में सिकंदर नाम दिया गया। नाम क्या था उसका? अलेक्जेंडर। 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद, सब साथ में लिखते चलेंगे क्योंकि ये मिलने विलने वाला नहीं है, बता देता हूं। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में सिकंदर मैसिडोनिया का शासक बना। मैसिडोनिया का शासक बना। अब वो अपने इसके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल भी कहा जाता है। अरस्तु, उसके जो गुरु हुए प्लेटो, उनसे वो कहानियां सुन रखा था कि भाई भारत बहुत पैसे वाला, धन संपदा वाला देश है। अगर जो भारत को जीत लेता है, समझ लो क्या कर लेता है, वो विश्व को जीत लिया, फिर और कुछ जीतना बाकी नहीं रह जाए करके। तो विश्व विजेता की चाह लेकर सिकंदर जो है भारत विजय करने को निकल पड़ा, क्योंकि उसने बचपन से सुन रखा था कि भाई पैसा अगर कहीं पर है तो भारत में। जैसे हम लोग सुनते हैं ना भारतीय लोग कि पैसा कहीं पर है तो अमेरिका में है, सऊदी अरेबिया में, वहां जाना है, वहां कमाना है, और लूटना किसको है? उसको, भारत को। ऐसे सोच लेकर सिकंदर आगे बढ़ा। ये हो गया, लिख लिया भी, आके इसको कॉपी कर लीजिए। जब सिकंदर इस सोच को लेकर आगे बढ़ता है तो उसे कई प्रकार के राज्य मिलते हैं, जिसमें से कुछ गणतंत्र होते हैं, जिसमें से कुछ गणतंत्र राज्य होते हैं, कुछ राजतंत्र होते हैं, और सर कुछ लोकतंत्र होते हैं, लोकतंत्रात्मक राज्य होते हैं। अब ये जो गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक जो राज्य होते हैं ना, इनका आपस से बड़ा मसला होता है, कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता, आज भी नहीं करते हैं। जहां पर तानाशाह का शासन होता है, लोकतांत्रिक राज्य उनसे ज्यादा कोई संबंध रखता नहीं। जैसे किम जोंग उनका एक देश हो गया, भाई तानाशाह चलाता है, दुनिया से क्या कर दिए? उसको अलग कर दिया। तानाशाही वाला देश अब पसंद नहीं है। तो सिकंदर जब विश्व भारत को जीतने के लिए आगे बढ़ा, विश्व विजेता की चाल लेकर, तो इन राज्यों को हराने में उनको बहुत ज्यादा समस्या नहीं हुई। वो इराक को हराया, तुर्की को हराया, एशिया माइनर के कई सारे देशों को हराया, क्योंकि वो देश अलग अलग टाइप का स्ट्रीम फॉलो करते थे। फिर जब वो भारत पहुंचा, तो भारत में प्रवेश करने के लिए उसे जो मार्ग मिला, वो मार्ग था बेटा ऊपर कश्मीर में एक दर्रा है, और उस दर्रे का नाम क्या है? खैबर दर्रा। उस दर्रे का नाम क्या है? खैबर दर्रा।
तो सिकंदर भारत के अंदर जब प्रवेश करता है तो किस दर्रे से करता है? खैबर दर्रे से प्रवेश करता है। ठीक है, इसको मिटा दें, ये हो गया हमारा सभी का सबका। चलिए इसके बाद एक डायग्राम और बताता हूं ताकि वह कचरा बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, फिर अपने को आगे पढ़ने में मजा आएगा। विजिबल नहीं है? कौन सा? पीला और व्हाइट? चलो ठीक। अब जब सिकंदर यहां से एंटर करता है तो एंटर कहां करता है बेटा वो? सर वो एंटर करता है खैबर दर्रे में। कहां करता है? तो खैबर दर्रे में, दर्रे से एंटर करता है। जब वो खैबर दर्रे से एंटर करता है तो भारत के अंदर कोई भी केंद्रीय शक्ति अभी नहीं होती है, एकमात्र अभी बड़ा साम्राज्य होता है, वो क्या है? मगध है। लेकिन मगध को इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घमंड पे चूर कौन बैठा हुआ है? धनानंद बैठा हुआ है, जिसको इस आने वाली समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब सिकंदर भारत के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहला जो उसका युद्ध होता है वो राजा आम्भी के साथ, राजा आम्भी के साथ। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं सर कि राजा आम्भी लड़ने के बाद आत्मसमर्पण किया था, और कुछ लोग कहते हैं कि राजा आम्भी लड़ने से पहले क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। क्योंकि कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी और खैबर दर्रे में कोई घेरा भी नहीं था, तो सिकंदर को भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई समस्या नहीं आई, वरना दर्रे में किसी बड़ी से बड़ी सेना कुचलना काफी ज्यादा आसान होता है। सबसे पहला उसका सामना होता है राजा आम्भी के साथ। राजा आम्भी, राजा आम्भी सिकंदर, सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। बोलता है भाई हम आपसे नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन वही पंजाब के क्षेत्र का एक दूसरा शासक होता है जिसका नाम था पोरस। क्या नाम था उसका? पोरस। अगली लड़ाई जो है वो सिकंदर का प्रतिकार करता है राजा पोरस। कौन करता है? राजा पोरस। इनके बीच में झेलम नदी पर, झेलम नदी के किनारे विस्ता का युद्ध होता है, जिसे हाई डेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, कौन सा युद्ध होता है बेटा? इसे ही बोलते हैं सर हम लोग हाई डेस्पीज का युद्ध, या फिर इसे ही कहते हैं विस्ता का युद्ध। पूछेगा सर कौन सी नदी के किनारे हुआ है, तो क्या बताओगे? झेलम के किनारे। किस राजा के मध्य हुआ है? तो सिकंदर और पोरस के मध्य होता है। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में पोरस की हार हो गई और सिकंदर जीत गया। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि इस युद्ध में जो है सिकंदर हार गया और पोरस जीत गया, वरना कभी हारा हुआ राजा, जीता हुआ राजा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। लेकिन इस युद्ध में, इस युद्ध के बाद सिकंदर क्या किया? तो वापस लौट गया। ठीक है, उसी कई सारी कहानियां प्रचलित है, लेकिन जो एनसीईआरटी देता है हम उसी के बारे में बात करते हैं कि इस युद्ध में पोरस की हार हुई और सिकंदर जीत गया। लेकिन पोरस ऐसे ही नहीं हारा, उसने तगड़ा प्रतिकार किया, विरोध किया। किसका? सिकंदर का। सिकंदर की सेना को बहुत क्षति पहुंचाया, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो सिकंदर के खिलाफ था। सिकंदर के सैनिक बहुत समय से थक गए थे, युद्ध लड़ लड़ के, तो अब वो और आगे जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ कि सिकंदर ने पोरस को कहा कि भाई देख ऐसा है, तू बहुत तगड़ा आदमी है, भारत को जीतने में मेरी मदद कर, मैं तेरे को तेरा साम्राज्य वापस कर दूंगा। पोरस ने सिकंदर के सामने झुकने से क्या कर दिया? मना कर दिया। बोला मैं नहीं भाई, तेरे सामने नहीं झुकूंगा। ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो ये हमारे पास कहानी हुई। आगे चलकर सिकंदर जो है वो भारत से क्या हो गया? लौटा। सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा? तो सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा। 19 माह तक रहा। कितने समय तक रहा राहुल सिकंदर भारत में? 19 महीने तक। कितने महीने तक?
19 महीने तक सिकंदर भारत में रहा। सिकंदर की सेना जो है वो 2 मार्गों से वापस गई, एक कुछ जल मार्ग से गए और कुछ थल मार्ग से गए। सिकंदर जो है जब भारत से वापस लौट रहा था तो लौटते वक्त कहां पर, तो बेबीलोन में क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि मौत के पीछे उसकी कई सारी कहानियां हैं। कहा जाता था कि आचार्य जो चाणक्य है वो सिकंदर की सेना में जाकर विष कन्याओं को सिकंदर के साथ छोड़ दिए थे। विष कन्याएं क्या की, तो सिकंदर को काट लिया, उसके खाने पे जहर मिला दिया, जिससे उसको स्लो पॉइजन के कारण क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर है ये। सिकंदर यहां से लौटा और किस मार्ग से लौटा, तो थल मार्ग से लौटा। जाने से पहले क्या किया, उसने कुछ शहर बसाए। तो सिकंदर का जो घोड़ा था, सिकंदर का घोड़ा था जिसका नाम था बहुकेफला। क्या नाम था, बहुकेफला। तो उसने क्या किया, क्योंकि उसका घोड़ा युद्ध में मारा गया था तो उसने अपने घोड़े के नाम से क्या किया, तो बहुकेफला नामक शहर बसाया। उसने अपने घोड़े के नाम से एक शहर बसाया, शहर बसाया, और उसका नाम क्या था जी, बहुकेफला। शहर का नाम क्या था, बहुकेफला। और पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में, पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में उसने अमू दरिया के किनारे विजयनगर या सिकंदरिया नामक क्या बसाया, तो शहर बसाया। क्या बसाया, शहर बसाया। 2 शहर बसाया उसने। एक तो बसाया अपने घोड़े के नाम बहुकेफला के नाम से, और दूसरा शहर विजयनगर या फिर सिकंदरिया के नाम से अमू दरिया के किनारे पर बसाया। सिकंदर की मृत्यु वापस लौटते समय कहां पर हुई थी बेटा, तो बेबीलोन में। कहां पर हुई, बेबीलोन। कितने वर्ष की आयु में, तो 32 वर्ष की आयु में। 32 वर्ष की आयु में क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि सिकंदर को डिप्रेशन में डाला गया था। डिप्रेशन में डालने वाला कौन था, तो कहा जाता है कि जब सिकंदर है भारत को विजय करने के लिए अपने गुरु अरस्तु के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया कि गुरुदेव मुझे भारत विजय पर जाना है, आशीर्वाद दीजिए, बताइए कि मैं आपके लिए भारत से क्या लेकर आऊंगा। तो अरस्तु ने बोला, भाई मैं तो सन्यासी आदमी हूं, फिलोसोफर आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सुना हूं वहां पर एक से एक दार्शनिक होते हैं, तो एक काम करना, तो मेरे लिए 2-4 दार्शनिक लेके आना। दार्शनिक मतलब जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो ले आना करके। तो सिकंदर यहां पर आया। आधा भारत तो भाई इस एरिया में कब्जा था ही। 10-12 दार्शनिकों को पकड़ कर लाया, बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा, तो हमारे गुरु अरस्तु के पास। वो आपसे क्या करेंगे, संवाद करेंगे, मंगाए हैं। तो दार्शनिक बोलते, भाई हमको तो धन का लालच दे, चाहे जान से मारने की धमकी, हम तो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग क्या मतलब दार्शनिक आदमी, हम लोग को पैसों के मोह माया नहीं होता। एक ही कंडीशन है जिसपे हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं, हमारे 2-4 सवालों के जवाब दे दो। सिकंदर बोलता है, महात्मा सवाल पूछिए। तो बोलता है सिकंदर, तुम भारत क्यों आए हो, तो मैं भाई विश्व विजेता बनने की चाह लेकर आया हूं और दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य मेरा होना चाहिए। तो बोले, सोचो सिकंदर, क्या हो कि तुम एक रेगिस्तान में फंसे हो और तुमको प्यास लगी है और तुमको एक घूंट पानी चाहिए जिससे तुम्हारी जान बच सकती है, और वो पानी सिर्फ मेरे पास है। अब तुम बताओ उस पानी के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो। सिकंदर आओ देखा ना ताओ कहता है, मैं आपको अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा करके। तो दार्शनिक थे, वो बोले कि अगर मैं फिर भी तुमको ना दूं तो कहता है मैं आपको आपका पूरा साम्राज्य दे दूंगा करके, तब तो दोगे। तो फिर वो दार्शनिक कहते मैं तब भी ना दूं तो बोलते हैं महाराज फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोले सिकंदर, तुम बोलते हो कि मैं विश्व विजेता हूं, मैंने दुनिया को जीत लिया, परिस्थितियों में पड़ने के बाद आपके पूरे जीते हुए साम्राज्य की कीमत एक घूंट पानी के बराबर भी नहीं है। किस काम का ये आपका साम्राज्य, जिस दिन परिस्थितियों में पकड़ोगे आपका साम्राज्य आपका काम नहीं आया करके। ये बात सिकंदर को लग गई। इतना मेहनत, इतना युद्ध, इतना रक्तपात, और मैं एक गिलास पानी भी उस दार्शनिक से
नहीं ले पाया और डिप्रेशन में चल जाता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि डिप्रेशन में उसके मरने का 32 साल की उम्र में मरने का एक कारण यह भी था। बात समझ में आ रही है? यह है भारत का शुद्ध दार्शनिक ज्ञान। क्लियर है ये? तो ऐसी काफी सारी घटनाएं हैं जिसके बारे में चर्चा होगी क्लास में। अब इसके बाद होता क्या है कि जब यहां से वो जाता है सिकंदर, तो अपना साम्राज्य जो है वो किसको देकर जाता है? वो देकर जाता है बेटा किसको? चंद्रगुप्त के ससुर का नाम क्या था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर को किसको देकर जाता है? सेलुकस निकेटर को। आगे चलकर जब मगध पर धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य आता है, तब सेलुकस निकेटर आक्रमण करता है, दोनों के बीच युद्ध होता है, समझौता होता है, जिसके तहत सेलुकस निकेटर की बेटी हेलेना का विवाह किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। तो ये आगे कहानियां जो अगली क्लास में सुनाऊंगा। अभी कम कराते हैं और बरसात में कोई आया नहीं है, वरना बीच में सिकंदर उड़ गया तो सब इतिहास में मजा ही नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसको इतना क्लोज करते हैं ना। पानी भी रुक गया है, मौसम भी सही है।